हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बात करने वाले हैं आपसे एक्स ग्रुप के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने लेके आते हैं हर रोज़ प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका फिजिक्स भौतिक विज्ञान एक्स ग्रुप के लिए। और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे थे तो आपके सामने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं। कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो टॉपिक का नाम डालिए और पीछे लिखिए बंटी चौधरी, तो आपको मिल जाएगा। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज चाहिए तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस डालिए और लिख दीजिए पीछे बंटी चौधरी, तो आपके सामने सब निकल के आएंगे। कोई भी टॉपिक आपका मतलब समझ में नहीं आया हो या आपको लगता है भाई इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उस टॉपिक को निकाल सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो एक बार सर्च मारेंगे टॉपिक का नाम लिख के तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। चाहे वो मैथमेटिक्स आपका एयरफोर्स से संबंधित हो, चाहे वो नेवी से संबंधित हो, चाहे वो एनडीए से संबंधित हो। क्लियर। चलिए बात करने वाले हैं आपसे, क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कोणीय त्वरण का इकाई क्या होती है। कोणीय त्वरण की इकाई क्या होती है। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए त्वरण के लिए क्या होता है। जब देखो सिंपल त्वरण के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, त्वरण का सिंपल बात करते हैं तो क्या होता है, वेग अपॉन में होता है आपके सामने समय। ठीक है, तो वेग अपॉन समय होता है, तो वेग को किस में करते हैं भाई, मीटर। मतलब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन टाइम होता है। तो नीचे क्या हो जाता था, समय मतलब सेकंड का स्क्वायर, इस तरीके से होता था। लेकिन यहाँ पे भाई कोणीय बोल दिया है, तो कोणीय मतलब लंबाई को किस में नापेंगे, रेडियन में। किस में, रेडियन में। तो क्या लेंगे, रेडियन ले देंगे ऊपर बस। तो रेडियन ऊपर होगा, बस याद रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, आपसे बोल रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 5 ग्राम है, 5 किलोग्राम है। आपसे पूछ रहा है उसका वेग दे रखा है, आपकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो लिख लीजिए भाई और कर दीजिए पुट। 1/2 m की वैल्यू दे रखिए 5 और v की वैल्यू दे रखिए 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 10 निकल के आएगा 10 जूल। 10 निकल के आएगा, आपको पता है 10 निकल के आया। तो जो आपकी ऊर्जा है किस में नापते हैं, उसे जूल में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, गाड़ियों में ड्राइवर द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण प्रयोग होता है भाई, आपको पता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए। अब क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है, जो चित्र बनाता है, कैसे बनाता है, बहुत छोटा बनाता है। तो छोटा बनाता है इसीलिए वो क्या करता है, पूरे जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों को पीछे जितने भी वाहन चल रहे होते हैं, जितनी भी दृश्य होता है पीछे का, तो पूरा दिख जाता है छोटे से मिरर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा है, आपसे पूछ रहा है साधारण सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई। देखिए साधारण प्रतिबिंब आपको पता है सूक्ष्मदर्शी होता है, उसका जो प्रतिबिंब पूछ रहा है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या बनता है, आवर्धित और सीधा बनता है। आवर्धित और सीधा बनता है, आपको पता ही है। आवर्धित बनेगा और सीधा बनेगा। क्यों सीधा नहीं बनेगा, तो सूक्ष्मदर्शी जो लगाते हैं उससे फायदा क्या फिर। क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा है किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिएगा कैसे, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने लिखा, मतलब ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ए बी और बी से सी, सी से डी और डी से ए। ये क्या है आपके सामने दे रखा है, आर आर आर। आपको पता है ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। यहाँ देखिएगा आपसे पूछ रहा है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के अनुसार यहाँ पे बोल रहा है आपके सामने, किस डायग्राम में दिखा रखा है आपके सामने, डायग्राम के अनुसार समीकरण दे रखा है आपके सामने, ये दे रखा है। तो विभवांतर ऑफ, मतलब ए बी के बीच में विभवांतर क्या है, और बी सी के बीच में विभवांतर क्या है, और सी डी के बीच में विभवांतर क्या है, और ए डी के बीच में विभवांतर क्या है। तो मतलब जो विभवांतर आएगा ना, उस विभवांतर का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। ये कहता है मतलब ऊर्जा क्या होगी, संरक्षित रहेगी। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, आपसे पूछ रहा है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपको पता है भाई, आवेश का बल होता है, क्या क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन होता है R का स्क्वायर। मतलब R क्या होती है, दो आवेश, मतलब ये क्या Q1 Q2 क्या दो आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेश हैं। दो आवेशों के मध्य की दूरी R है, तो फोर्स क्या होगा इन दोनों आवेशों के बीच में। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर। ये Q1 Q2 है, मतलब ये K है, ये Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो आधा कर रहा है। तो डिस्टेंस को आधा कर रहा है बस। तो F इक्वल टू K Q1 Q2, डिस्टेंस को आधा कर दीजिए भाई। आर को आधा करेंगे तो आर को आधा किया तो नीचे क्या आएगा, आर का देखो आर अपॉन 2 है, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। तो 4 कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा 4। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या निकल के आया भाई, अब आपके सामने जो फोर्स निकल के आया, पहले फोर्स था F इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं F1 क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। लेकिन जब उसने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कम चेंज कर दिया, तो हमने F2 जो दूसरा फोर्स निकला क्या निकलेगा, 4 K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बनेगा।
और इस पूरे की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, F1 पुट कर सकता हूँ। तो मतलब F2 इक्वल टू निकल के आया 4F1। तो आप देख सकते हैं जो पहले फोर्स दे रखा था उसका 4 गुना हो गया जब हमने क्या किया, दूरी को आधा किया। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, एक लिफ्ट का द्रव्यमान दे रखा है 100 किलोग्राम है। यदि वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो उसमें 100 किलोग्राम का कोई पिंड या वस्तु रखी हुई है, तो उसका भार क्या होगा। आपको पता है भाई, जब मतलब बिना रोक टोक के कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है ना, तो उसका वेग जो उसको अपने आप का जो भार है ना, अपने आप का भार ऐसा लगता है मेरा भार जो है शून्य हो गया है, जीरो हो गया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट होना चाहिए। देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ दे रखा है, बाद में निकल के क्या है, जीरो आना है, बगैर देखे ही बता सकते हो। नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट आपसे बोल रहा है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का योग क्या होता है। भाई आपको पता है किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग क्या होता है। ये जो तत्व है, तत्व के द्रव्यमान के इक्वल होता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्लियर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होती है, जेड, मतलब द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि एक प्रतिरोध दे रखा है आपके सामने 1/10 ओम का, ठीक है। तो 10 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त हो। बताइए भाई, अपॉन की फॉर्म में दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि भाई किस फॉर्म में जोड़ा जाए इनको, किस उसमें जोड़ा जाए, किस श्रेणी में जोड़ा जाए कि इनका जो प्रतिरोध है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो बताइए कौन सी क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो होगा श्रेणी क्रम के बारे में बात करेगा। कैसे, देखिएगा, आपको पता है श्रेणी क्रम में जब होता है कि आर निकालना हो, तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 10 जोड़ने की बात कर रहा है ये, तो मतलब R निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इन्हें 10 बार जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, 10/10 आ जाएगा। सम निकालेंगे तो 10 से 10 करिएगा तो क्या निकलेगा, 1। तो R क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा जब इनको श्रेणी क्रम में रखेंगे। तो 10 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस तरीके से निकल के आएगा 1। और वैसे आपको पता है, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, घरों में जो लाइट है, घरों में जो लाइट फिटिंग की जाती है, उसमें जो कौन से उसमें लगाया जाता है, उन्हें कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या दोनों में से, या दोनों में लगा सकते हैं, बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो क्या करेंगे आप, उस जगह पे होता है समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में लगाने का फायदा क्या होता है भाई, ऐसा आपको पता है, अगर एक ही सीरीज में कोई जुड़ी हुई चीज़ है, तो एक ही सीरीज में चीज़ जुड़ी हुई है, तो आपको माना पता चला आपको यहाँ पर कोई फोल्ड हो गया, आपको यहाँ पर मतलब कोई क्या कट हो गया, मतलब परफत में कोई दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, तो आगे फिर लाइट नहीं जाएगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्हें हमेशा इस क्रम में रखा जाता है, समांतर क्रम में, मतलब इसमें खराबी हुई तो यही खराब रहे बस, बाकी के सब चलते रहें। क्लियर। और आपको इससे फ़ायदा भी होता है। क्या फ़ायदा होता है, देखिए, जैसे कि यहाँ तो अपॉन की फॉर्म में दे रखा था, तो यहाँ पे देखो यही आपका जो सोच डेवलप करने वाली बात थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आया आंसर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब आपका क्या आएगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना हो ना, कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हमेशा उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध पैदा होता है। लेकिन अगर आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। बहुत कम प्रतिरोध का कारण क्या है भाई, जैसे घरों में लाइट क्यों फिटिंग की जाती है, क्योंकि कम प्रतिरोध होता है। अगर आप एक ही सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रतिरोध क्या होता है भाई, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वो धारा को बहने का विरोध करता है, कि बहने नहीं देता वो एक तरह से। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो प्रतिरोध इसी को बोलते हैं। तो देख सकते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। आपको पता है, सिंपली देखो, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इन सबको जोड़ेंगे, जैसे ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, सबको जोड़ते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक तरह से जैसे मैंने जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया 1 ओम का, तो सबको जोड़ लीजिए, क्या आएगा, 10 ओम आएगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/1। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो मतलब यहाँ क्या होता है, जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं किसी चीज़ को तो प्रतिरोध कम होता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और यही कारण है, कभी कभी देखा होगा तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एक ही तार पर ज़्यादा लोड होता है, तो जैसे वायर होता है, वायरिंग बहुत गर्म हो जाती है, तो कारण यही होता है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, यदि संयोजी फोकस दूरी, देखो यदि संयोजी की फोकस दूरी, मतलब 2 लेंसों को एक साथ जोड़ दिया गया तो उनकी फोकस दूरी दे रखी है 80 सेंटीमीटर है, और एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी उनमें से क्या दे रखी है, 30 है। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। दूसरे लेंस की क्या निकालेंगे, फिर क्षमता निकालेंगे। बताइए भाई कैसे होगा। तो क्षमता का फॉर्मूला आपको पता है, क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे P टोटल पावर है, मतलब टोटल क्षमता है, तो क्या होता है P1 प्लस P2।
मतलब पहले लेंस की क्षमता प्लस दूसरे लेंस की क्षमता ऐसे होती है। यहाँ दे रखा है 8, आपको पता होना चाहिए, पहले इसे मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.8 या फिर बात करूँ सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या होता है, जब फोकस दूरी आपके सामने दे रखी है तो P इक्वल टू होता है 1/f। समझ पा रहे हैं क्या होगा 1/f। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 80/100 तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 100/80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा P इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/80। तो देख सकते हैं P इक्वल टू आया 100/80 प्लस इक्वल टू और हो जाएगा आपका 100/30 प्लस, अब बात करेंगे आपके सामने जो रह गई दूसरी पावर है, जो कौन सी पावर है P2 आपको पूछ रहा है। तो देखो इसे इधर लेके जाएंगे, डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपके सामने जैसे इसे सॉल्व करेंगे ना, आपके सामने जैसे 0 0 ये काट दिया हमने तो निकल के आएगा 10 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन के आएगा, ये निकल के आएगा 10/8 प्लस माइनस 10/3 इक्वल टू निकल के आएगा P2 मतलब दूसरा P। क्लियर, देख सकते हैं 10 को हमने कॉमन ले लिया तो इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिया है हमारे पास क्या आएगा, तो इसमें घटाएंगे बाद में माइनस, और इसमें आपके सामने बचता है 3, यहाँ आया आपके सामने 8 तो माइनस का 5/24 तो आएगा 10 तो बाहर है ही आपके सामने मल्टीप्लाई में 10 माइनस का 5/24 इक्वल टू P2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा, माइनस में 3.15 डायोप्टर। आपको पता होना चाहिए लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता को नापने के लिए, जो मात्रक होता है मात्रक उसे बोलते हैं डायोप्टर। क्लियर, और डायोप्टर में निकालने के लिए कभी भी शक्ति से, फोकस दूरी से शक्ति निकालनी है तो हमेशा मीटर में होनी चाहिए फोकस दूरी, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी थी इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि यूरेनियम दे रखा है आपके सामने, इसका 235 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे जो संख्या दे रखी है यहाँ पे, तो आपके सामने न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। क्लियर, न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकलेगी, ये निकलेगी। प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो ये बोलेंगे, क्योंकि जितने अगर कोई स्टेबलिश आपको पता है मतलब कोई स्थिर क्या है, कोई तत्व है, उस तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ पा रहे हैं। वैसे इसमें देखा जाए कितने होते हैं, जैसे बात करें U92 235 इस तरीके से क्या होगा 235 ये होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 89 दे रखा है आपके सामने, तो 89 दे रखा है तो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने उसमें क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है प्रक्रिया जिसमें निकाय से ना ऊष्मा ली जाती है ना ही ऊष्मा दी जाती है, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा ले सकते हैं ना ही ऊष्मा दे सकते हैं, तो क्या होता है वो बताइए। समतापीय होता है, रुद्धोष्म होता है, किस तरीके का प्रक्रम होता है, उसे कौन सा प्रक्रम बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आपको पता भी होगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, जिसमें जो ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो क्या कहलाता है वो प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है एक बोल्ट बराबर होता है, एक बोल्ट बराबर किसके होता है, आपको पता है। पहले विभवांतर बताओ, विभवांतर होता क्या है, किसी आवेश को कोई आवेश है उसको दूसरे आवेश के पास, या फिर आप बात करें किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को करने में एकांक आवेश को किसी बिंदु से लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है आपका विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर, तो विभवांतर कहलाता है किसी कार्य क्या ये रहा कूलम क्या ये रहा, तो क्या होगा 1/1 जूल अपॉन कूलम, मतलब आपके सामने ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट होगा। विभवांतर की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। विभवांतर की डेफिनेशन क्या कहती है, विभवांतर की डेफिनेशन कहती है कि एकांक आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। तो कार्य का मतलब जूल हो गया और आवेश क्या है कूलम, तो क्या हो गया इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो कार्य बट्टे कूलम होता है, वैसे क्यू होता है, मतलब इस तरीके से होता है विभव, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बताइए भाई। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ रखा हो तो बताइए कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो भैया अलग अलग प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग ही क्या कहलाता है तुल्य प्रतिरोध कहलाता है, जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो। तो आपको पता है ना सिंपल यही तो हो गया R1 प्लस R2, तो यही तो कह रहा है अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है -40 फैरेड पर
मतलब कितने डिग्री के बराबर होता है, आपसे कितने सेंटीग्रेड में दे रखी है आपके सामने कंडीशन, तो आपसे पूछते हैं कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है। क्लियर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको ये पता होना चाहिए अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में 9, ये रिलेशन होता है इन दोनों में। तो आपके सामने फॉर्मेट में दे रखा है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे पुट करेंगे क्या, -40, तो दोनों को जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे क्या आएगा 72 आएगा, माइनस का 72 अपॉन 9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस का मतलब c अपॉन 5 इक्वल टू माइनस का 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा c इक्वल टू माइनस का 40, तो मैं माइनस का 40 सेंटीग्रेड निकल के आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इक्वल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बन के आता है कि बताइए सेंटीग्रेड में वह कौन सा मान है जहाँ पर फेरेड माइनस फेरेड का मान के बराबर होता है। तो आप समझ लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि मतलब कितनी डिग्री पर इन दोनों का मान समान होता है, तो 40 डिग्री पर होता है। 40 डिग्री फेरेड हो माइनस का, और माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दोनों पे क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सूर्य से प्राप्त होती है, मतलब सूर्य से क्या प्राप्त होती है भाई, ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। विद्युत तो प्राप्त होगी नहीं, ना ही आपके रासायनिक क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक आपके सामने हमने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर लो जिससे अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेते हैं विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।